आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री देखा था। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट को देखेंगे। बेसिक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री का मूल होता है। केमिस्ट्री लिंक लैंग्वेज है। अगर एक चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है, ये इनके बेसिक सीखेंगे तभी आप आगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है हमारा परमाणु, एटम। एटम वैसे सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है और तत्व के सभी गुण उसमें उपस्थित होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी, सोडियम, जितने भी आप नाम सुने हैं 118 परमाणु, वो सभी के सभी परमाणु कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए अणु। अणु को सीखते हैं। मॉलिक्यूल, यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु, ना कि अणु। चलिए, जैसे H2 ये हाइड्रोजन के अणु हैं, O2 ऑक्सीजन के अणु हैं, ये नाइट्रोजन के अणु हैं, N2 NaCl नमक के अणु हैं। अब अणु जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व के अणु और दूसरे होते हैं यौगिक के अणु। तो चलिए हम लोग जानते हैं तत्व के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? वैसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ हो वो तत्व के अणु कहलाते हैं। फिर से बोला, वैसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो क्या कहलाता है? तत्व के अणु। जैसे हाइड्रोजन है H2, इसमें केवल हाइड्रोजन के परमाणु है, दूसरा कोई परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ऑक्सीजन के अणु, इसमें केवल ऑक्सीजन है, कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन के अणु, नाइट्रोजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो ये सभी क्या कहला गए? तत्व के अणु। क्लियर हुआ? आगे चला। अब आइए यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए अणु क्या कहलाते हैं? यौगिक के अणु। क्लियर हुआ? जैसे जल के अणु, जल में क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना है, इसलिए ये हमारा हो गया यौगिक के अणु। उसके बाद अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों से मिलकर बना है, ये हो गया यौगिक के अणु। HCl, इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। उसी प्रकार H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना। तो एक, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से अगर कोई अणु बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक के। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ परमाणु के 3 मौलिक कण हैं जिसका हम लोग आगे उपयोग करेंगे। ठीक है, इन तीनों को संक्षेप में जाना बहुत जरूरी है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत E होता है, स्मॉल e, प्रोटॉन का P, स्मॉल p, और न्यूट्रॉन का होता है M। अब तीनों पर आवेश कैसे कैसे है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कैसा होता है? धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ना तो वो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं हम अनावेशित। क्लियर हो रहा है? अब आइए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो है वो J.J. थॉमसन ने 1897 में किया है। प्रोटॉन का जो आविष्कार है वो E. गोल्डस्टीन 1889 में किया है। और न्यूट्रॉन का आविष्कार या खोज कहें, आविष्कार नहीं खोज ही कहें तीनों के लिए, की खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक 1932 में। क्लियर हुआ आप लोगों का कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक क्लास के तहत देखा परमाणु, अणु,
अणु के प्रकार, परमाणु के 3 मौलिक कण। इट्स क्लियर? ठीक है, आगे चलें। चलिए अब हम लोग सीखते हैं परमाणुकता, एटॉमिसिटी। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। यानी कोई तत्व का रहेगा या यौगिक का रहेगा, एक अणु रहेगा, उसमें देखेंगे परमाणुओं की क्या वो परमाणु है, वही उसकी संख्या हमारी क्या कहला जाएगी, परमाणुकता। जैसे H2 है, हाइड्रोजन के अणु है, इसमें टोटल कितना परमाणु है, 2 है, तो परमाणुकता हो गया 2। इसी तरह H2O है, जल, जल में 3 परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो 2 जोड़ 1, परमाणुकता हो गया हमारा 3। अब आइए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में देखते हैं हाइड्रोजन क्या गो है, 2 है, सल्फर क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो परमाणुकता कितना हो गया, तो हो गया हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 + 1 + 4 = 7 हो गया। आइए अब जो हम लोग सीखेंगे वो बड़े ही बेहतरीन है और ये केमिस्ट्री में बहुत दूर तक वैल्यू रखने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो है परमाणु संख्या। इसी पे सारी चीजें निर्भर करती है केमिस्ट्री में। चलिए, एटॉमिक नंबर, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कोई भी तत्व में जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z के द्वारा सूचित किया जाता है। इट्स क्लियर? Z = P, इसका सिंबल होता है Z। अच्छा, नोट में हमें याद रखना है, कोई भी तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व साधारण अवस्था में उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहेगी। तत्व लिए हैं, परमाणु लिए हैं, आयन नहीं लिए हैं, आयन की बात बदल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि P = E, हमेशा परमाणु, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अच्छा, पहले शुरू में हम दिए हैं Z = P, और यहाँ हो रहा है P = E, यानी कि Z P के भी बराबर है और E P E के बराबर है। तो इसका अर्थ हो गया कि P = E = Z। ये फॉर्मूला हमें काम आएगा, एकदम याद रखिए, P = E = Z। अब चलिए हम लोग चलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ये तो एकदम पूरा महत्व रखेगा पूरे केमिस्ट्री में। किसी तत्व में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चलिए एक बार आओ, किसी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है, वहां भी कैपिटल Z और यहाँ भी कैपिटल A से सूचित किया जाता है। A फॉर्मूला हो गया A = P + N। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब द्रव्यमान संख्या से जुड़े कुछ प्रश्न देखिए, आते हैं। हमारा किसी प्रश्न में E हमको दिया हुआ है 18, यानी इलेक्ट्रॉन हमें 18 है, और उसके बाद न्यूट्रॉन हमारा कितना है, 19 है। तो हमको निकालना है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या। चलिए हम लोग निकालते हैं। V नॉट दैट, हम जानते हैं कि Z = P = E, बिल्कुल आप जानते हैं कि ऊपर में बताए थे Z = P = E। अगर E 18 है तो स्वाभाविक है कि P भी हमारा कितना होगा, 18 होगा, और हमारा Z भी कितना होगा, 18 होगा। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, नाउ A = P + N, फॉर्मूला ही होता है A = P + N, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला बताएं। तो A हमारा हो गया, P का वैल्यू कितना निकला है, P का वैल्यू निकला है 18 रख देंगे, और N का वैल्यू पहले से दिया है कितना,
हमारा दिया है 19 रखेंगे। ए का मान कितना आ गया 18 और 19, यानी कि 18 और 19 कितना हो गया 18 दूना 36 से 37। आसान है निकालना है। हम निकालते हैं ए इक्वल टू, अब अगले सवाल में क्वेश्चन ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे लिख लेना, दिखाई दे रहा है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू 35, यानी कि अब की बार हमारा क्या है, द्रव्यमान संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है और हमको पूछ रहा है प्रोटॉन इक्वल टू वाट, न्यूट्रॉन इक्वल टू वाट, जेड इक्वल टू वाट, ठीक है। और हमको नाम भी पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए वी नाउ दैट z इक्वल टू p इक्वल टू e, इतना तो आप लोग जानते हैं, z इक्वल टू p इक्वल टू e। अगर हम लोग अब देखिए तो हमारा दिया है यहाँ पे e इक्वल टू 17, तो p भी इक्वल टू 17 और z इक्वल टू भी 17। ये तो भाई निकल गया। ये अगर 17 दिया है तो p भी 17 और z भी 17, ये हो गया। आगे हम देखिए क्या होगा। अगर देखिए a इक्वल टू होता है p प्लस n, हमको तो n निकालना है पे, काहे कि p भी निकल गया z भी निकल गया, n निकालना है। तो n को अगर इस तरफ छोड़ दे, इस तरफ p ले आए तो n इक्वल टू होगा हमारा a माइनस p, हो गया। अब a का वैल्यू हम लोग रख देंगे, a का वैल्यू हमारा कितना है, n इक्वल टू 35 माइनस 17, n इक्वल टू कितना हो गया हमारा बताइए, n इक्वल टू 17 दूना 34, 18 हो गया। n निकालने के लिए सीख गए, इसमें a भी निकालने के लिए सीख गए। और नाम अगर इलेक्ट्रॉन 17 है, परमाणु संख्या 17 है, परमाणु संख्या 17 किसका होता है, क्लोरीन, ठीक है। आसानी से हम लोग नाम लिख देंगे, कौन सी हो गया, क्लोरीन, ठीक है। आप निकालने के लिए सीख गए होंगे। यानी कि आज हम लोगों ने सीखा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग दोहरा लें और यहाँ से आगे पुनः हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे। आपका